सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम कर रहे थे सेल्फ असेसमेंट 4 और सेक्शन सी कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 32 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है, एक्सप्लेन whether an alpha particle will experience any force in a magnetic field। कोई अल्फा पार्टिकल है, क्या वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो। जैसे कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है जो हीलियम आयन होते हैं उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है सो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है उसे थोड़ा देख लेते हैं। इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द फील्ड लाइन। अब जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, ठीक है। और जो आपका चार्ज है ये भी नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर जाएगा तो यहाँ पर फोर्स लगेगा क्या। तो ये देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। और जो चार्ज है इसको मैंने रेड से डिनोट किया है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ये है आपका चार्ज का डायरेक्शन। और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज 0 डिग्री। तो यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन। अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। एंड जो चार्ज है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और चार्ज के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री है। अब इस एंगल पे क्या फोर्स लगेगा, और आंसर हो जाएगा यस, मैक्सिमम फोर्स लगेगा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मोशन ऑफ द चार्ज इन दोनों के बीच का अगर एंगल 90 होगा तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर क्या दिया है थोड़ा सा देख लेते हैं हम नज़र घुमा के। देखो बड़ा सा एक पैराग्राफ दिया है। While teaching the chapter Our Environment, the teacher stressed upon the harmful effects of burning of fossil fuels, plastic papers, etc. The students noticed the extensive use of plastic and polythene in daily life.
which can be avoided and the surroundings can be kept clean. They decided to make their school plastic and polythene free and motivated each other for its minimum use. So यहाँ पे प्लास्टिक पॉलीथीन को यूज ना करने की बात हो रही है. इससे जुड़ी ये पैराग्राफ है. तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन. पहला क्वेश्चन आपको दिया है, व्हाई शुड द यूज ऑफ पॉलीथीन एंड प्लास्टिक रिड्यूस्ड. अब प्लास्टिक पॉलीथीन का जो इस्तेमाल है इसे हम क्यों कम करेंगे. ऐसा हम इसीलिए करेंगे क्योंकि ये जो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन होते हैं ये बिल्कुल ही नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ये सॉइल में माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते. माइक्रोब्स इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते. तो ये बिल्कुल ही नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं. ये सॉइल पॉल्यूट कर सकते हैं, वाटर पॉल्यूट कर सकते हैं और एयर को भी पॉल्यूट कर सकते हैं. तो जिसके चलते हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे द स्टूडेंट्स वुड हैव अवॉइडेड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड पॉलीथीन इन देयर स्कूल. अब जो बच्चे हैं ये बच्चे कैसे प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल को कम करेंगे. तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, कॉटन बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूट बैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक पॉलीथीन को बार बार रीयूज करें. तो जिसके चलते ये अवॉइड किया जा सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ द स्टूडेंट्स वुड हैव मोटिवेटेड ईच अदर फॉर द सक्सेस ऑफ देयर डिसीजन. अब जो बच्चे हैं ये अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें. देखो यहाँ पर बच्चे अगर एक अपने आप में ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो ये पॉसिबल होगा. अगर बच्चे रोल प्ले करेंगे तो ये पॉसिबल होगा. अगर बच्चे डिस्प्ले बोर्ड के जरिए अगर कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर पाएंगे तो भी ये पॉसिबल हो पाएगा. तो यहाँ पर ये इसके आंसर्स हैं और जिसके चलते वो अपने आप को खुद को मोटिवेट रख सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी को करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर डी पे हम बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर डी को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए. नेक्स्ट सेक्शन डी पे हम बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल has been evolved through the early attempts of Dobereiner, Newland and Mendeleev. List one advantage and one limitation of all the three attempts. अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बना है डॉबरेनर के ट्रायड से, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव से एंड मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल से आइडिया लेके बना है. तो यहाँ पे हमें डॉबरेनर, न्यूलैंड एंड मेंडेलीव के एक एक एडवांटेज और एक एक लिमिटेशन को यहाँ पे डिस्कस करना होगा. तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो
क्वेश्चन नंबर 34। तो सबसे पहले आएंगे डोबरेनर। अब इन्होंने पहले क्या किया था, फास्ट अटेम्प्टेड, सबसे पहले इन्होंने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद इन्होंने ये दिखाया एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट एंड इनका एवरेज, ये किसके इक्वल होगा, एटॉमिक मास ऑफ, नहीं ये सेकेंड नहीं है, यहाँ पर ये थर्ड हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट ये इक्वल होगा एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट के। ठीक है, तो ये डोबरेनर का एक एडवांटेज है। एंड जो डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन, लिमिटेशन जो है, इसका लिमिटेशन है कि ये है, इनके टाइम में लगभग 30 प्लस एलिमेंट्स थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही ग्रुप किया था, सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही ग्रुप किया था, जो इनका एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड। अब इनका जो एक मेरिट है, इन्होंने ये कहा एवरी 8th एलिमेंट्स प्रॉपर्टी इट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये था इनका एक एडवांटेज। अगर लिमिटेशन की बात मैं करूं तो इनका लिमिटेशन था ये, इन्होंने ये बोल दिया नो एलिमेंट्स विल डिस्कवर आफ्टर 56th एलिमेंट्स। अब इनके टाइम सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने ऐसा कह दिया कि 56 के बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। उसके बाद मेंडेलीव, अब मेंडेलीव का जो एडवांटेज था, मेंडेलीव के टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स थे और इन्होंने सारे एलिमेंट्स को ग्रुप्ड कर दिया था, सारे एलिमेंट्स को एकदम ग्रुप कर दिया था। और इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी छोड़े थे, जिनका नाम इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन था। जो आगे एलिमेंट इनके नाम पर जो डिस्कवर हुए, एक का नाम स्कैंडियम था, दूसरे का नाम गैलियम था और तीसरे का नाम जर्मेनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल शोड दैट atomic number of an element is a more fundamental property than atomic mass। वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल होता है, और इनका नाम है हेनरी मोसिली। हेनरी मोसिली, चला, हेनरी मोसिली इनका नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूसेस स्पर्म। कौन सा ऑर्गन स्पर्म बनाता है? दैट इज टेस्टिस। as well as secretes hormone in human males। ह्यूमन सेक्स हार्मोन सेक्रेट करता है कौन? वो भी टेस्टिस। नेम द हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन। इट सीक्रेट्स एंड राइट फंक्शन। अब जो ऑर्गन है वो टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है और उसके साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। और हमें यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन पूछा है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का जो फंक्शन होता है वो ये है, स्पर्म बनाने में मदद करता है और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जैसे मॉस्टैक्स हो गया, बियर्ड्स हो गया, मसल्स का जो ग्रोथ होना, ये सब चीज़ें ये डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेम द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन ऑकर। वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है? और इसका जो आंसर है दैट इज ओविडक्ट। ये वही पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सप्लेन हाउ द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी। अब जो बेबी होता है वो ऐसे यूट्रस में ग्रो करता है। अब यूट्रस में क्या होता है, मान लीजिए ये जाइगोट है, दिस इज रेड से दिखाया जाइगोट। अब जैसे ही जाइगोट यूट्रस में आता है उसी टाइम ही एक डिस्क शेप्ड टिश्यू प्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम है प्लासेंटा। अब यहाँ से बेबी का जो नाभेल है और ये प्लासेंटा, इन दोनों के बीच एक ट्यूब होता है दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड है, इसी कॉर्ड से न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, ठीक है। सो ऐसे एक बेबी ग्रो करता है।